Hello everyone, welcome back to the हृदय बैच ऑफ राधिका क्लासेस. दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स. फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको रेट लॉ, रेट इक्वेशंस, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन सब एक्सप्लेन कर दिया था. ये लेक्चर थोड़ा सा आपका लेट हो गया है, बट मैं ट्राई करूँगी कि आपके आज के इस लेक्चर में मैं पूरा जितना भी आपका रिमेनिंग यहाँ बच गया है तो वो कंप्लीट कर सकूँ. ठीक है, तो अभी पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट. तो जब कभी भी आप कोई रेट कांस्टेंट मतलब कोई भी इक्वेशन दी जाती है तो आप उसमें एक्सपेरिमेंटल डाटा का यूज़ करके कुछ आप क्या करते हो, इक्वेशंस में ऑर्डर निकालते हो. जैसे हमने लास्ट, आप प्रीवियस एक बार लेक्चर ज़रूर देखना, इसका फर्स्ट लेक्चर, उसमें मैंने आपको एक्सप्रेशंस बनाने सिखाए थे. तो जब आपका एक्सप्रेशन बन गया रेट इज इक्वल टू के, कुछ भी आपके पास, जैसे आपके पास a प्लस बी गिव्स c प्लस डी, ये दे रखा है. तो ये जो हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट है, हमने इनको लेके चलना है और एक्सपेरिमेंटल डाटा से देखते हैं तो यहाँ पे कुछ पावर्स आती हैं. ठीक है, x और y ले लिया, a प्लस बी, इनको हम क्या करते थे, न्यूमेरिकली सॉल्व करते थे जब हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया होता था. तो ये जो वैल्यू होती हैं, ये यहाँ पे जो इनके स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, कुछ भी हो सकते हैं, इनके इक्वल भी हो सकती है और कुछ भी हो सकती है. ठीक है, तो ये हमने निकालना होता था. तो अब जब ये निकल जाती थी, सपोज लेट कर लेते हैं कि x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 2, तो ये इसका ऑर्डर हो जाता था कि a का ऑर्डर 1 है, b का ऑर्डर 2 है. कुछ भी हो सकता है, 0 1 2, ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं. तो इनका ऑर्डर होता था और ओवरऑल ऑर्डर निकालने के लिए हम x प्लस वाई कर देते थे. तो 1 प्लस 2, तो टोटल ऑर्डर रिएक्शन का कितना हो जाता था, 3 हो जाता था. क्लियर है, तो ये हमने कर लिया था. अब जब कभी भी कोई ऑर्डर दिया जाएगा, दिस इज द रेट. ठीक है, ये आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मोलैरिटी गिवन होगी, यहाँ से हम पावर निकाल लेंगे. अब बचेगा हमारे पास ये के. ये के क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट. तो अब क्या होगा, हमने रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है. ठीक है, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है और उस यूनिट से हमें क्या करना होगा, ये किस पे निकालनी है, अलग अलग ऑर्डर्स पे. ठीक, कैसे करना है अब आपने ध्यान से देखना है. तो ये रेट की इक्वेशन से अब हम एक क्या करेंगे, ऑर्डर हमें पता होगा या ऑर्डर हमें आइडेंटिफाई करना होगा यूनिट के बेसिस पे. क्लियर, तो करना कैसे है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या करना होगा, एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जब आपने k की यूनिट निकालनी है, k की यूनिट निकालनी है, k इज़ द रेट कांस्टेंट, तो आप क्या रखोगे, मोल लीटर इनवर्स. दिस इज द मोलैरिटी, 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स. ठीक है, आपको ये यूनिट ध्यान रखनी है. क्लियर, अब इसमें जो n है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जो आपको गिवन भी हो सकता है. ठीक है, ये आपको गिवन होगा, आपने यूनिट्स निकालनी है. क्लियर, तो कैसे, सपोज मैंने आपको दिया इफ n इज इक्वल टू 2, मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2, तो आप क्या करोगे, n की वैल्यू को 2 पुट कर दोगे, क्या बनेगा, k. मोलैरिटी को, कंसंट्रेशन को ऐसे ही रखना है, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 2, इसको भी एज इट इज रखना है, सेकेंड इनवर्स 1 माइनस 2. अब उसके बाद के, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 2 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स. तो ये क्या बन जाएगी, के अंदर इनवर्स हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स. क्लियर, तो ये यूनिट बन जाएगी आपके पास. ठीक, तो ये यूनिट किसकी है, आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ये सेकेंड ऑर्डर की है. जब n की वैल्यू क्या पुट कर रहे हो, 2 पुट कर रहे हो. जब क्या पुट कर रहे हो, 2 पुट कर रहे हो. सपोज हमने सेकेंड क्वेश्चन किया, तो ये यूनिट किसकी है, सेकेंड ऑर्डर की. ठीक है, सेकेंड ऑर्डर की. अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, आपको बेसिक यूनिट का ध्यान रखना है, के मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स. आई होप कि अब आपको लर्न हो ही गया होगा कि कैसे करना है. अब मैंने n की वैल्यू आपको 1 दी, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 1 0 सेकेंड इनवर्स, एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स. तो यूनिट क्या बचेगी, सेकेंड इनवर्स. इस यूनिट को तो याद कर लेना,
सेकेंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर की होती है, बहुत बार आएगी फर्स्ट ऑर्डर की। तो के सेकेंड इनवर्स किसके लिए होता है, जब n की वैल्यू क्या होगी 1, मतलब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। क्लियर, बहुत इजी है ये तो। ऐसे ही आपको डिफरेंट ये यूनिट्स दे रखी हो, आपको ऑर्डर निकालने के लिए आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर। क्लियर है कि किस तरह से निकालने, ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं और ये आपके किस में हो सकते हैं, सिंपल नंबर आपको होल नंबर में भी दे दे तो आप कर सकते हो। जिस तरह का ये क्वेश्चन ये एग्जाम में भी आया हुआ है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को देख के क्या निकालना है, ऑर्डर कैसे निकालना है, तो सिंपल सी ये यूनिट देखनी है। सेकेंड इनवर्स जैसे मैंने आपको बता दिया फर्स्ट ऑर्डर, और जब इन्वर्स हो रहा है लीटर इन्वर्स से किस में जा रहा है, सिंपल हो गया, मोल इन्वर्स हो गया सेकेंड इनवर्स, तो ये सेकेंड ऑर्डर। तो आप कुछ भी इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं और भी। अब क्या हो सकता है क्वेश्चन में, कई बारी मोल लीटर इन्वर्स ना देके, मोलैरिटी ना देके गैसियस स्टेट में हो, तो यहाँ पे ध्यान रखना मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इनवर्स, एक यहाँ से यहाँ पे 1 - n, और दूसरा इसकी जगह मोल लीटर इनवर्स की जगह ATM में प्रेशर भी दिया हो सकता है, बाकी सारा सेम सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ठीक। तो सपोज आपको जीरो ऑर्डर के लिए यहाँ से निकालने के लिए दी n = 0, तो क्या बनेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 - 0 सेकेंड इनवर्स, 1 - 0 1 ATM सेकेंड इनवर्स। ये कौन से ऑर्डर की है, n = 0, कौन से ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने यूनिट्स निकाल के आपको ऑर्डर को आइडेंटिफाई, या तो डायरेक्ट दे देंगे तो आप करके देख लेना, ठीक है, नहीं तो कई बार निकालने के लिए भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, सिंपल जैसे आपको ये इक्वेशन दिख रही है ये वाली, आपने सिर्फ रिएक्टेंट को देखना है, कितने रिएक्टेंट यहाँ पे हैं 1, तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। यहाँ पे कितने रिएक्टेंट हैं 2, तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये वाले में कितने हैं, 2 यहाँ पे हैं, 1 यहाँ पे है, 2 + 1, इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, ट्राई टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो होता क्या है मॉलिक्यूलैरिटी, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, जितनी सिर्फ रिएक्टिंग स्पीशीज है, इसका कुछ काम नहीं है, प्रोडक्ट का कुछ काम नहीं है, सिर्फ रिएक्टेंट, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है, जो एक सिंगल स्टेप की रिएक्शन की बात करेंगे, उसमें कितने रिएक्टेंट है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी बात करेंगे, विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली। एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट हैं जो एक साथ एक दूसरे से टकरा रहे हैं, इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट, जिनकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसको क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूलैरिटी। सिंपल सी लैंग्वेज, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो हैं, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैसी रिएक्शन होनी चाहिए, एलिमेंट्री, सिंगल स्टेप, कोलाइड कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कैसी रिएक्शन हो सके, कोई केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बन सके। क्लियर। तो अगर द रिएक्शन कैन बी यूनिमोलिक्यूलर, जब एक रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेगा, बाय मॉलिक्यूलर, जब 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे, ट्राई और टर्म मॉलिक्यूलर, जब 3 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जहाँ पे अब प्रॉब्लम आती है, द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स कैन कोलाइड एंड मस्ट रिएक्ट साइमल्टेनियसली इज वेरी स्मॉल। 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल एक साथ एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, कोलाइड करें और कुछ नया प्रोडक्ट बन के आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन के, जिसको मैंने अंडरलाइन किया, ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, हेंस द मॉलिक्यूलैरिटी ग्रेटर देन 3 इज नॉट ऑब्जर्व्ड। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज़्यादा कभी ऑब्जर्व क्यों नहीं होती है। क्लियर। तो अब इसका आंसर, अब जब कभी भी, अब ऐसा तो है नहीं कि 6 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, 3 से ज़्यादा अगर जब पार्टिसिपेट करने हैं ना, वो रिएक्शन टूट जाती है स्टेप्स में,
ठीक है, वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होती है और वो 3-4 स्टेप में टूट जाती है। क्लियर? देयरफॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्व more than 3 molecules in a stoichiometric equation must take place in more than 3 step, more than 1 step। ठीक है, देखो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल, यहाँ पे तो 3 से ज्यादा होगी। सो दिस रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स, ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है और इस रिएक्शन को एक स्टेप में नहीं कर सकते, ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। ये कितने स्टेप होगी? मोर देन 1 स्टेप। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर? क्लियर है? तो इसमें कितने हैं? 6, 7, 8, 9, 10। तो 10th ऑर्डर की लग रही है, बट एक्चुअल में ये कौन से ऑर्डर की होती है? सेकेंड ऑर्डर की। ठीक, तो अभी तक क्या है? 3 तक तो मॉलिक्यूल एक साथ सिंगल स्टेप में कोलाइड होके नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही 4th आ जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है सिंगल स्टेप में होने की नहीं होती है, वो स्टेप्स में टूट जाता है। क्लियर? वो एक साथ कोलाइड नहीं कर सकते, कोलाइड करके जो हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है वो नहीं बना सकते, क्योंकि रिएक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, इसलिए वो स्टेप्स में टूट जाती है। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी होना कि 3 से ज़्यादा रिएक्टेंट हो और वो टूट के वो कोलाइड करें एक साथ और नया प्रोडक्ट बनाएं, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, जब 3 मॉलिक्यूल हैं, 3 आयंस हैं, तो वो जब एक दूसरे से कोलाइड करा रहे हैं तो डिजायर्ड प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन अगर 3 से ज़्यादा हों और वो एक दूसरे से कोलाइड कराएं तो वो प्रोडक्ट जो हमें चाहिए वो बन नहीं सकता है, क्योंकि रिएक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है, इसलिए उसको स्टेप वाइज होना पड़ता है। क्लियर? तो ध्यान रखना वो स्टेप्स में होती है। ठीक, और फिर उसके बाद हमें एक्सपेरिमेंटली उसका ऑर्डर निकालना पड़ता है। जैसे एक्सपेरिमेंटल वाले मैंने आपको क्वेश्चन कराए, ऑर्डर से वो अलग अलग ऑर्डर की आती हैं। पार्टिसिपेट तो 10 थे, यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स 10 आयन करें, AKCl3, 6 FeCl, FeSO4, 3H2SO4, लेकिन एक्चुअल में ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन थी? सेकेंड ऑर्डर की, जो एक्सपेरिमेंटल डाटा से पता लगता है। क्लियर? अब उसके बाद जैसा कि आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका बिल्कुल NCERT से लिया, तो यहाँ पे क्या है? कंसीडर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज हो रहा था आयोडाइड आयन की प्रेजेंस में, एल्कलाइन मीडियम की प्रेजेंस में, और वो H2 और O2 दे रहा है। ठीक है, आपको सपोज ये रिएक्शन दे दी, द रेट इक्वेशन फॉर दिस इक्वेशन इज फाउंड टू बी। जब हम सिंपल रेट वाली इक्वेशन बनाते हैं तो हम क्या लिखते थे? सिर्फ रिएक्टेंट को लिया, रेट। जब कभी भी रेट आ जाए तो आपके लिए सिंपल है, किसको लेना जरूरी है? रिएक्टेंट को। इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट हमेशा कम होता है इसलिए माइनस का साइन लगा दिया, DH2O2 डिवाइडेड बाई DT इज इक्वल टू, एक्सपेरिमेंटल डाटा से पता लगा कि इसके अंदर H2O2 के साथ I भी आएगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा से आता है, ये चीज एक्सपेरिमेंटल डाटा से पता लगती है। ठीक है, तो क्या पता लगा? द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2O2 and I negative with H2O2. Evidence suggests that this reaction takes place in 2 steps. 2 steps में ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, कई ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जो लगती तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सी लग रही है, H2O2 ब्रेक हो रहा है, H2O दे रहा है, O2 दे रहा है आयोडाइन नेगेटिव की प्रेजेंस में, तो सिंपल सी रिएक्शन है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन लग रही है, सेकेंड ऑर्डर ये सब। लेकिन कई बारी वो रिएक्शंस भी क्या होती हैं? 2-2 स्टेप्स में होती हैं। ठीक है, जिनको एक्सपेरिमेंटली पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या हुआ? जब ये H2O2 था, I नेगेटिव के साथ रिएक्ट किया, इसने क्या बना दिया? H2O, और साथ में क्या बन गया? IO नेगेटिव। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? H2O2 फिर से IO नेगेटिव के साथ जो यहाँ पे बना, ये क्या हुआ? यहाँ पे बन रहा है, वो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया? कंज्यूम हो गया। ठीक है, सेकेंड स्टेप में वो क्या हो गया? कंज्यूम हो गया, और उसने क्या बना दिया? H2O और O2। हमने ओवरऑल देखा कि H2O2 2 लिए, फिर उसने आयोडीन आयन की प्रेजेंस में, एल्कलाइन मीडियम की प्रेजेंस में H2 और O2 बना दिए। बट हुआ क्या था? H2O2 और I नेगेटिव जो थे पहले मिलके क्या बनाते हैं? H2O। ये O यहाँ पे O जो है I के साथ कंबाइन करके क्या बना देता है? IO नेगेटिव। सेकेंड स्टेप में H2O2 IO नेगेटिव के साथ दोबारा से कंबाइन करता है तो क्या बना देता है? H2O, I नेगेटिव बाहर हो जाता है और O2 बन जाता है। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसी कोई रिएक्शन आपके पास आए तो आप ध्यान दे रहे हो, आपके पास यहाँ पे क्या है?
एक स्टेप में आईओ नेगेटिव बना, दूसरे स्टेप में वो कंज्यूम हो गया, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। एक चीज हमारे पास क्या था, हमने ओवरऑल क्या देखा, H2O2, ठीक, उसके बाद आई नेगेटिव की प्रेजेंस, बेस की एल्कलाइन मीडियम की प्रेजेंस में H2O प्लस O2 बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स H2O के 2 H2O बन रहे हैं और O2 बन रहा है। बट जब इसको पढ़ रहे हैं एविडेंस से, एक्सपेरिमेंटल डाटा से इसको स्टडी किया, जब मैकेनिज्म को देखा, बीच में क्या बन रहा था, आईओ नेगेटिव, सेकेंड स्टेप में वो आईओ नेगेटिव हो रहा था कंज्यूम, एक बार बना दूसरी बार कंज्यूम हो गया। तो ये जो चीज होती है ना, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, इसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट, जब ये बना और जब ये कंज्यूम हो गया, दिस इज द इंटरमीडिएट, ठीक। अब जब इंटरमीडिएट बनता है ना, जिस स्टेप पे इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है, जहां पे बना यहां कंज्यूम हो गया, जब वो बन रहा है उस स्टेप को, वो स्टेप होता है स्लो स्टेप, ठीक है, और उस स्टेप को बोला जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उस स्टेप को क्या बोला जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और जहां पे रेट निकलेगा वहां के आपने रिएक्टेंट देख लिए, तो रिएक्टेंट क्या है, रेट के H2O2 और I नेगेटिव, ठीक है। तो इट मींस जब H2O2 ब्रेक हो रहा है, डीकंपोज हो रहा है और वो वाटर और ऑक्सीजन बना रहा है, वो आयोडाइन आयन की हेल्प लेता है, उसकी स्पीड जो है, इस रिएक्शन की जो स्पीड है वो आयोडाइन आयन पे भी बेस्ड होती है, ठीक है। तो जब कभी और कोई क्वेश्चन आए आपके पास, पूछे कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, क्या इसके अंदर कोई इंटरमीडिएट है, जहां इंटरमीडिएट बनेगा, एक जगह बना दूसरी जगह वो सेम कंज्यूम हो गया, जहां इंटरमीडिएट बनेगा वो वाला स्टेप आपका स्लो स्टेप, और जो स्लो स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बोथ द स्टेप्स आर बायमोलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक ये रहा, 2 स्टेप 1 और 2 बायमोलिक्यूलर। सिंस आईओ नेगेटिव इज कॉल्ड एन इंटरमीडिएट, सिंस इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन बट नॉट इन द ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन, ओवरऑल तो नहीं आ रहा, कट रहा है वो, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप बीइंग स्लो इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, thus the rate of formation of intermediate will determine the rate of reaction, ठीक। तो ये सब लिखा हुआ है, आपको एनसीईआरटी से भी रीड करना है। जहां पे इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट ढूंढ लोगे, बन रहा है फिर कंज्यूम हो रहा है, ओवरऑल नहीं दिख रहा, जहां पे वो बना, जिसकी फॉर्मेशन हुई, वो स्टेप होता है स्लो, और जो स्लो स्टेप होता है वो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में देख लेना किस किस का यूज हो रहा है, H2O2 का और I नेगेटिव का, वही तो यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। इसलिए मैकेनिज्म को समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर, जो एक्सपेरिमेंटल डाटा से आप समझ सकते हो, क्लियर है, हो जाएगा, एविडेंस से समझा जा सकता है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, तो ये आपका पेपर में आ सकता है। डिफरेंस, इट इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज अंडरगोइंग साइमल्टेनियस कॉलिजन, ठीक है, साइमल्टेनियसली कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, उनकी स्टडी, उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं। इट इज़ द सम ऑफ पावर ऑफ ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, जो कि हम एक्सपेरिमेंटल डाटा से निकालते हैं। ये तो जो दिखा रिएक्शन में वो हमने लिख दिया, कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 से ज़्यादा तो कर नहीं सकते, एक साथ दिखे ही नहीं कभी, तो एक्सपेरिमेंटल डाटा टूटना स्टार्ट हो वो एक्सपेरिमेंटल इक्वेशंस कॉम्प्लेक्स होती है, टूटनी स्टार्ट हो जाती है, फिर हमें ज़रूरत तो एक्सपेरिमेंटल डाटा की पड़ती है, इसलिए मेन तो हमारा ऑर्डर ही रहने वाला है। ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट होता है। इट हैज़ अ इंटीग्रल वैल्यू ओनली 1 2 3, फिर तो टूट जाएगी। इट कैन बी फ्रैक्शनल वैल्यू 1 0 1 0 भी हो सकती है, अगले लाइन में वही लिखा है, 0 भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। इट कैन नॉट बी 0, इट कैन बी 0। इट प्रोवाइड्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट रिएक्शन मैकेनिज्म, यहाँ पे हमें वही स्लोवेस्ट स्टेप, इंटरमीडिएट बन रहा है, ये सब कुछ हम इंफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटल डाटा से ले सकते हैं। क्लियर है, तो ये आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड फॉर्म लिखेंगे तो क्या होती है, फिर उससे जो ग्राफ बनने हैं वो देखेंगे, ठीक। तो हमारे पास है इंटीग्रेटेड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी मैं आपको बताती भी हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन होंगी कौन सी।
तो लेट अस कंसीडर कि हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन है, ए से बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है। लेट अस कंसीडर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, कंसीडर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो कंसीडर अबव रिएक्शन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? तो मैंने इसको जीरो ऑर्डर मान लिया है। अभी एक्सप्रेशन बनाई जो पहले वाला बनाया था, रेट मतलब कि स्पीड इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी, स्क्वायर ब्रैकेट में आपने इनको लिख दिया। क्लियर? इतना आप लिख लोगे। उसके बाद सेकेंड एक्सप्रेशन, रेट इज इक्वल टू के ए, और जीरो तो मैंने आपको बोल ही दिया है, ये हो गया। ठीक है, ये दो एक्सप्रेशन जो हम फर्स्ट लेक्चर में सीख चुके हैं, ये और ये कैसे आए। अब ये इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए नॉट, ये बन गया। ठीक है, दोनों में रेट रेट था, इस तरह से लिख दिया। अब इसको इधर ले आते हैं, माइनस डी ए बाई डी टी, सॉरी डी ए नॉट, सॉरी ए नॉट के डी टी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बन गया आपके पास। अब इसको क्या करते हैं, एनीथिंग रेस टू पावर 0 1 होता है। ठीक है, आप सबको पता है। तो डी ए माइनस के डी टी, माइनस को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, ए नोट को मैंने क्या कर दिया, 1 लिख दिया। ठीक, तो ये हो गया। जब इतना एक्सप्रेशन आपके पास बन जाए ना कि सब हो गया, अभी इसको इंटीग्रेट कर दे, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेना, इंटीग्रेट इक्वेशन 3। ठीक है, तो क्या बनेगा, ए माइनस के डी टी टी प्लस आई। ठीक है, इंटीग्रेशन के बाद ये इक्वेशन हो जाएगी ए माइनस के टी प्लस आई। ये आई जो है आपका इंटीग्रेटेड कांस्टेंट है। जब आई की वैल्यू आ जाए फिर आपने क्या करना है, लेट ए इज इक्वल टू ए नॉट एट टी इज इक्वल टू टी नॉट। मतलब जब हमारी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, जब हमारी रिएक्शन टाइम 0 पे है, तो जो हमारा ए है उसकी कंसंट्रेशन को हम ए नॉट लेके चल रहे हैं। अब ए की जगह लिखेंगे ए नॉट माइनस के, टी की वैल्यू को पुट करेंगे 0 प्लस आई, क्या बन जाएगा, ए नॉट इज इक्वल टू आई। ये मेरे को आई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आए समझ। क्या करना है सबसे पहले, फिर इसके बाद इसके ग्राफ को भी देखेंगे। मैंने लिया ए से प्रोडक्ट, अबव इक्वेशन को मैंने 0 ऑर्डर का मान लिया, रेट ये एक्सप्रेशन सेम, 0 ऑर्डर पुट कर दिया, दोनों को इक्वल इक्वल रखा, यहाँ से ए नॉट को इधर शिफ्ट कर दिया, टी इधर ले गए। ये टी शिफ्ट करने के बाद आप उसकी इंटीग्रेशन करोगे, डी ए की इंटीग्रेशन करने के बाद ए, के को एज इट इज़, डी टी की इंटीग्रेशन टी प्लस आई, इंटीग्रेशन कांस्टेंट साथ में मल्टीप्लाई प्लस कर दिया। अब जब इतना बन जाएगा, आई आ गया, ए को ए नॉट मान लेना एट टाइम 0 पे, सिर्फ मैंने ए को ए नॉट किया, टी को 0 पुट किया, आई की वैल्यू आ गई। अब जो आपका ये वाला एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं और इसमें आई की वैल्यू को पुट करते हैं। क्या करेंगे, इसमें आई की वैल्यू को पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 4, पुट द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 4, पुट द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 4। तो यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे आई की वैल्यू ए माइनस के टी प्लस ए नॉट, आई उसके इक्वल था। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए ये प्लस में इधर जाके ए नॉट माइनस के टी। क्लियर है, यहाँ से आपके पास ये एक्सप्रेशन बन चुका है। ठीक है, यही हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा ना इतना। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस को प्लस करना हो, ए नॉट माइनस ए के टी, और इसको इधर ले आए,
ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू के। ये आपके पास बन गया एक्सप्रेशन। क्लियर? ठीक है, हो जाएगा। अब ए नॉट क्या है? ए नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन तब की जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, टाइम 0 पे। ए क्या है आपके पास? ए है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, जो आपको दिया जाएगा 20 मिनट के बाद। रिएक्शन की कंसंट्रेशन क्या है? 30 मिनट के बाद क्या है? 30 सेकेंड के बाद, वो ए होगा। टी क्या है? टाइम, जो मिनट्स सेकेंड्स किसी में भी हो सकता है। के क्या है आपके पास? रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट। ये जो एक्सप्रेशन बनाया, ये किसके लिए बनाया है हमने? जीरो ऑर्डर के लिए। किसके लिए बनाया है हमने? जीरो ऑर्डर के लिए। क्लियर? तो इस तरह से होगी। ठीक, अब ये देखो, ये साथ में ही आपको दे रखी है यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आर से पी, ये एनसीईआरटी से है। रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू साथ में के आर नोट, एंड एज एनी क्वांटिटी रेज टू पावर जीरो इज यूनिटी। तो यहाँ पे हम 1 आ जाएगा। रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी के एक्स 1। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया जब हमने इसकी इंटीग्रेशन करी। I is the constant of integration at t is equal to 0 the concentration of reactant जो A है A नॉट के इक्वल, जैसे मैंने आपको बताया, where A नॉट is the initial concentration। put the value, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास लास्ट में इक्वेशंस बन के आ रही हैं। अब R is equal to माइनस के टी प्लस आर नोट। ठीक है, ये जैसा कि हमारा भी यहाँ पे बन रहा था, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला। ठीक है, मैंने ए से कराया ये वाला एक्सप्रेशन। इसको हम क्या कर लेते हैं? हाईलाइट कर लेते हैं एक बारी, ये वाला। ठीक, ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। क्लियर? अब हमने क्या किया, यहाँ से इसको ले लिया, मैंने ए लिया, यहाँ पे एनसीईआरटी में आर लिया हुआ। अब एक इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, जिससे कि हम ग्राफ का यहाँ पे करेंगे अब यूज। इसको यहाँ पे पुट किया, R वर्सेस T। ठीक, मुझे ये ग्राफ बनाना है, R वर्सेस T। ये R वर्सेस T। ठीक है, R की Y को रखा मैंने यहाँ पे, Y एक्सिस पे मैंने रख दिया R, X एक्सिस पे रख दिया मैंने T। ये जो R नोट है ये होगा आपका इंटरसेप्ट, C इज द इंटरसेप्ट, और जो ये M है ये क्या होगी आपकी स्लोप। ध्यान से देखना, R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नोट, Y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बनाते हो। ये Y एक्सिस ये मैंने रख दिया यहाँ पे R, ये X एक्सिस, ठीक है, ये मैंने रख दिया T। ये होगा आपका जो C है इंटरसेप्ट, और जो ये बचेगा आगे ये होगा आपका स्लोप। ठीक है, M इज अ स्लोप। अब जो आपका स्लोप है वो माइनस में है, ये कैसे आएगी? इस तरह से, जहां से ये स्टार्ट हुआ इंटरसेप्ट यहां लिखोगे आर नोट, माइनस स्लोप किसके इक्वल है? माइनस के इक्वल। तो वही ग्राफ आपको दे रखा है। ठीक है, वही आपको दे रखा है कि किस तरह से बनानी है। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट R, नीचे टाइम जहां से स्टार्ट हुई आर नोट, स्लोप नेगेटिव जा रही है, किसके इक्वल है? माइनस के। क्लियर है कि किस तरह से करना है? हो जाएगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब कौन सी पढ़ेंगे नेक्स्ट? तो ये क्लियर होगा आपको। अब नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्लियर है? तो सेम ऐसे ही करेंगे। ए से बन रहा है पी प्रोडक्ट, और मेरे को अभी इसको लेके चलना है फर्स्ट ऑर्डर का। तो रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी, इक्वेशन 1। रेट
इज इक्वल टू माइनस के ए और ए की पावर 1, क्योंकि हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ये इक्वेशन 2 कंपेयर करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए पावर 1। ए को इधर ले जाओ, इसको इधर कर दो जैसे पहले किया, डी ए बाई ए के डी टी। अभी क्या है, पहले वाले में क्या था कि कंसंट्रेशन डी ए की पावर 0 थी तो वो 1 हो गया। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जब टी को इधर शिफ्ट कर रहे हो, इसको इधर कर रहे हो, नेक्स्ट स्टेप में ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है, इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट इक्वेशन 3। तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे, डी माइनस डी ए बाई डी टी, पहले माइनस को इधर शिफ्ट कर दो, डी ए बाई, पहले इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, डी ए बाई ए माइनस के डी टी। अब करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड अबव इक्वेशन, माइनस डी ए बाई ए का जो इंटीग्रेशन करने के बाद आता है एल एन ए, एल एन ए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद माइनस के, इसकी हो जाएगी टी प्लस आई, ये इंटीग्रेटेड इक्वेशन। जब आई आ जाए कंसीडर करोगे लेट ए इज इक्वल टू ए नॉट एट टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो, एल एन ए नॉट माइनस के, टी की वैल्यू 0 प्लस आई, आई किसके इक्वल हो जाएगा, एल एन ए नॉट की इक्वल। इतना आपको करना है। सिर्फ हुआ क्या, क्योंकि ए की वैल्यू 0 नहीं थी तो हमारे पास बचेगा डी ए बाई ए, और डी ए बाई ए का इंटीग्रेशन करने के बाद आ जाता है ए, ठीक है, इतना बन जाएगा, ठीक। उसके बाद अब आपने वैल्यू पुट करनी है किसकी, आई की, वैल्यू पुट करो आई की, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं इसको, पुट द वैल्यू ऑफ आई, पुट द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 4, ठीक है। तो एल एन ए माइनस के टी प्लस एल एन ए नॉट, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई। अब इससे एक ग्राफ बना लेते हैं पहले। तो y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू, यहाँ पे बनेगा आपका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ। तो यहाँ से देखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये y पे रखेंगे एल एन ए, एल एन ए एक्स, स्लोप कैसी, माइनस के, इंटरसेप्ट क्या, एल एन ए नॉट, ये 0 ऑर्डर का हो, फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। क्या फर्क था इस और उस ग्राफ में, जब आपने 0 ऑर्डर का देखा तो वहाँ पे एल एन नहीं था, ए एक्स इस तरह से ही था, यहाँ पे लिखा हुआ था ए नॉट, इधर क्या आ गया साथ में एल एन। तो जब कभी भी ये दोनों ग्राफ आ जाएं, नेचुरल लॉग लगाओ साथ में तो फर्स्ट ऑर्डर का है, नेचुरल लॉग ना लगाओ तो सेकेंड ऑर्डर का है, ठीक है। माइनस तो दोनों के ही हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ये ग्राफ बन जाएगा, ऊपर ही मैं कर देती हूँ 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में क्या फ़र्क है। यहाँ पे आपके पास साथ में नेचुरल लॉग आएगा टी एल एन ए नॉट माइनस के, ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब इसको इधर ले जाते हैं, अब यहाँ पे आ गया एल एन ए माइनस एल एन ए नॉट, बाकी सारा कुछ सेम जाएगा, ये बन गया। अब इस माइनस को हमने हटाना है, इसको रिवर्स कर देते हैं, एल एन ए नॉट एल एन ए के टी। अब इसमें से एल एन को कॉमन लेके, जब माइनस में होता है तो वो डिवाइड में लिखते हैं एल एन ए, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टीज़ में जब वो माइनस में हो कॉमन लेके, माइनस में है तो डिवाइड में लिख दो, प्लस होता तो मल्टीप्लाई में, के टी, ठीक है। अब एल एन की वैल्यू 2.303, टी लॉग 2.303 ये होती है, ठीक है, ये वैल्यू होती है नेचुरल लॉग की। इस वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे, और जैसे इस वैल्यू को पुट करेंगे क्या बन जाएगा, 2.303 लॉग ए नॉट
जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, ये बन जाएगी। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे कर दिया 2.303 टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा आपके पास। अब इसका यूज़ करके ग्राफ बनाते हैं। तो जब आपके पास ये ग्राफ आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वही यूज़ करेंगे तो हमें कैसा दिखेगा ये, यहाँ से इसका यूज़ करके बनाते हैं। log इज इक्वल टू ये बनाएंगे तो ln, नॉट ln, log वाला करेंगे, log a नॉट बाय a। ये वाला ग्राफ आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, ये वाला। तो यहीं पे यहीं से कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन बन गई थी k इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग a नॉट बाय a, और जैसा कि बुक में लिखा हुआ है 2.303, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, a नॉट की जगह r नॉट बाय r। ठीक है, एक ही बात है, हमने उसको इनिशियल कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मैंने a से पी लिया, इन्होंने r से पी लिया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का यूज़ करके ग्राफ बनाया, यहाँ पे रखा log r नॉट बाय r, ठीक है, डिवाइडेड बाय t। तो स्लोप पॉजिटिव, माइनस का साइन नहीं है, स्लोप पे क्या आ जाएगा k डिवाइडेड बाय 2.303। ठीक है, तो आराम से आपके ये ग्राफ बन जाएंगे। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का आपने यूज़ करना है। ठीक, तो ग्राफ यहाँ तक हो गए आपके। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन आर रिलेटिवली अनकॉमन, बहुत अनकॉमन है। दे अक्कर अंडर स्पेशल कंडीशन सम, तो अंडर कुछ स्पेशल कंडीशन में जब रिएक्टेंट की पावर ज़ीरो है तो वो कुछ स्पेशल कंडीशन ही होंगी। सम एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, जो ज़्यादातर कैटालाइज्ड रिएक्शन होती हैं, रिएक्शन इन विच इन्वॉल्व विच अकर्स ऑन मेटल सरफेस आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो किसी के सरफेस पे हो रही है, मेटल के सरफेस पे हो रही हैं। ठीक है, उनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए कैटालिस्ट की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो जरा जोन सी रिएक्शन होती हैं, वो अनकॉमनली कौन से को फॉलो करती हैं, ज़ीरो ऑर्डर को। तो डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया, अमोनिया को डिकम्पोज करने के लिए प्लेटिनम की रिक्वायरमेंट हुई, तो प्लेटिनम के सरफेस पे अमोनिया डिकम्पोज हुआ, तो उसके लिए अमोनिया के डिकम्पोज होने के लिए मेटल की ज़रूरत पड़ी, तो इसलिए उसका खुद का कुछ रेट नहीं था, तो रेट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, अनकॉमन है बहुत, सिर्फ एक एग्जाम्पल में। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाए जहाँ पे एक रिएक्टेंट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है उसको डिकम्पोज करने के लिए, तो वो कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपके फर्स्ट ऑर्डर के। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सारे ग्राफ्स आने चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, कुछ ऐसी इक्वेशंस आती हैं जहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं दी जाती। जहाँ कंसंट्रेशन नहीं दी जाती, मोलैरिटी की बात नहीं करते, प्रेशर की बात करते हैं। ठीक है, तो अब हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखेंगे जब गैसियस इक्वेशन होगी। ठीक है, तो गैसियस इक्वेशन के लिए आपको कंसंट्रेशन ना दे के प्रेशर गिवन होगा। तो यहाँ पे आपको ये गैसियस इक्वेशन में दे रहे हैं। ठीक, प्रेशर गिवन है, एटीएम में हो सकता है, जैसे कि आपको मैंने रेट कांस्टेंट से बताया, वहाँ पे एटीएम आ सकता है। ठीक है, तो कैसे करना है, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, ए बी और सी नहीं बना रहा है, तो आप इधर लिखोगे पी आई, लेट द इनिशियल प्रेशर इज पी आई। यहाँ तो अभी बना ही नहीं, 0 0 0 0। कुछ टाइम के बाद, वो कुछ भी टाइम हो सकता है, कुछ भी, एनी सेकेंड, एनी मिनट्स। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो गया x। ठीक है, और यहाँ पे उतना ही कम, क्योंकि रिएक्टेंट तो कम होता है और प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट के प्रेशर को हमने x ले लिया और उतना ही इसमें से कम हो जाएगा पी माइनस एक्स। ठीक है, ये अब एक बात का ध्यान रखना है, ऊपर से स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट उतारने बहुत जरूरी हैं। लेट अस कंसीडर कि आपको यहाँ पे क्या दे रखा था 2, तो आप यहाँ पे 2 लिखोगे, यहाँ दे रखा था 3, तो आप यहाँ पे 3 लिखोगे, यहाँ 1 दे रखा था तो 1। तो ये स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट उतारने बहुत ज़रूरी हैं, तो इनके उतारे बिना आप नहीं करोगे। ठीक, अब टोटल प्रेशर निकाल लेंगे पीटी। ठीक है, हमें मेन क्या लेना होता है, रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट को लेना होता है, ये उसका इनिशियल प्रेशर आ गया
और ये प्रेशर आफ्टर टाइम टी। मुझे प्रोडक्ट को लेना ही नहीं है, लेकिन मुझे एक्सप्रेशन तो बनाना है ना। तो पी आई इज द इनिशियल प्रेशर, पी आई माइनस एक्स इज द प्रेशर आफ्टर टाइम टी। ठीक, तो टोटल प्रेशर एक बार निकाल लेते हैं। तो लिखोगे उसके लिए जितना भी ये यूज हुआ या कंज्यूम हुआ उसको सारे को प्लस कर दो, मतलब इन सारों को पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स ये सारा कर दोगे। माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसल, तो पी टी किसके इक्वल बनेगा, पी आई माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स, ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो पी टी किसके इक्वल आ गया आपके पास, पी आई माइनस एक्स। ठीक है, हो जाएगा। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पी टी माइनस पी आई, पी टी माइनस पी आई इज इक्वल टू एक्स, पी टी माइनस पी आई इज इक्वल टू एक्स, पी टी माइनस पी आई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, पी टी इज अ टोटल प्रेशर, पी आई इज अ इनिशियल प्रेशर, और ये x जो है वो प्रेशर है बी और सी का जब वो बनते हैं। ठीक है, अब मुझे दो बातों का ध्यान रखना है। मेरे पास इक्वेशन बनी थी k इज इक्वल टू 2.303 t log इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। मुझे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर चेंज करना है इसको, तो k इज इक्वल टू 2.303 t log इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय प्रेशर आफ्टर टाइम t, प्रेशर आफ्टर टाइम t। अब बस मुझे ये दोनों चाहिए। ठीक है, तो इनिशियल प्रेशर तो मुझे यहाँ पे सिर्फ रिएक्टेंट की बात होती है, प्रोडक्ट की बात नहीं होती है। प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, तो प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे तो सिर्फ K 2.303 T log इनिशियल प्रेशर कितना दे रखा है, PI। ठीक है, PI। अब उसके बाद प्रेशर आफ्टर टाइम T ऑफ द प्रोडक्ट रिएक्टेंट ओनली, वो किसके इक्वल दे रखा है, पी आई माइनस एक्स। अभी आपको बोल दिया कि एक्स जो है वो रिएक्टेंट की बात हो रही है, हमें रिएक्टेंट लेके ही नहीं चलना। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको छोड़ देंगे, एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू इसकी इक्वल है 2.303 टी लॉग पी आई, पी आई यहाँ से क्या बन जाएगा, पी टी। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे एक बार दोबारा से लिख लेते हैं इसको, पी आई माइनस एक्स की वैल्यू पुट करो, क्या बन जाएगा, पी टी माइनस पी आई। ठीक है, मैंने सिर्फ एक्स की वैल्यू पुट करी। क्लियर, तो क्या बनेगा आपके पास, इसको दोबारा से देखोगे तो k इज इक्वल टू 2.303 टी log पी आई। अब नीचे से इसको सॉल्व करते हो, 2 पी आई माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, माइनस पी टी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक, टोटल प्रेशर इनिशियल प्रेशर पी आई, प्रेशर आफ्टर टाइम टी, जिसको हम टोटल भी बोल रहे हैं, प्रेशर आफ्टर टाइम टी, रिएक्टेंट का कम हो गया, प्रोडक्ट का बढ़ गया, उन सारों को कितना बढ़ा कितना कम हुआ हमने सबका सम कर दिया, तो पी टी प्रेशर आफ्टर टाइम टी जो बचा, पी आई ये कट गए, पी आई माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए पी टी माइनस पी आई। ठीक है, ये दे दिया। अब पी टी माइनस पी आई बच गया, इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह इनिशियल प्रेशर, प्रेशर आफ्टर टाइम टी। K इज इक्वल टू 2.303 T, जितने टाइम में आपको बोलेंगे, पी आई। अब X नहीं बता रखा कि कितना था प्रोडक्ट का, क्योंकि प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, लेकिन पूरे प्रेशर की बता देंगे, पीटी की इन्फॉर्मेशन दे देंगे, X की जगह पीटी माइनस पी आई। अब इसको सॉल्व किया, 2PI हो गया माइनस पीटी हो गया। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बन चुका है। इसके लिए आपको स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। कैसा क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, ये दे दिया आपको, द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये क्वेश्चन दे रहे हैं, अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको जब सॉल्व किया क्या बन गया, 2N2O5 डिकम्पोज 2N2O4 प्लस O2। ठीक, सबसे पहले एक्सप्रेशन बना लेते हैं टाइम जीरो पे, क्योंकि जीरो दे रखा है, P 0 पी आई लेंगे। फिर उसके बाद 100 सेकेंड के बाद पी आई माइनस एक्स एक्स 100 सेकेंड के बाद पी टी निकालेंगे, पी आई माइनस एक्स। अब पहले कोफिशिएंट चेक कर लो, कोफिशिएंट चेक नहीं करोगे गलती, यहाँ पे क्या लिखा है 2, यहाँ 2 कर देना, यहाँ क्या लिखा है 2, ये करना ज़रूरी है।
ये एक्सप्रेशन बनाने ज़रूरी हैं क्योंकि इनसे गलती हो सकती है। क्या पता कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट की वजह से आपको दे दे, तो ये पहले ही बना के रखना। क्या पता एक्सप्रेशन वही का वही बने, लेकिन ये बनाने ज़रूरी हैं। ये 2 उतार लिया, ये 2 उतार लिया, pi माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, ये 2x से 2x कैंसिल, pt किसके इक्वल बचा, pi प्लस x, बनेगा वही अभी भी एक्सप्रेशन, बट गलती हो सकती है अगर कोई और, ये तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वही, लेकिन क्या पता कोई और क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना। ये बन गया आपके पास, ठीक है। x की वैल्यू निकाल लोगे, pt माइनस पी आई एक्स, t को कैपिटल रख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास। आपको सिर्फ बस सिंबल का ध्यान रखना है कि आप क्या सिंबल लेके चल रहे हो, क्लियर। अब एक्सप्रेशन बनाया 2.303 t log pi इज द इनिशियल प्रेशर, ये वैल्यू पुट करेंगे, नीचे आ जाएगा 2pi माइनस pt। तो अभी तो सेम ही बन रहा है, लेकिन फिर भी स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का ध्यान रखना। पहले तो मुझे एक्सप्रेशन तक पहुंचना था, क्या यहाँ पे x की वैल्यू वही आएगी, अगर ये ना कटते तो कुछ ना कुछ चेंज हो सकती थी, ठीक है। अभी तो कट गए, यहाँ 3 होता तो फिर तो कुछ गड़बड़ हो सकती थी, इसलिए इनका ध्यान रख के चलोगे, ठीक है। इनका ध्यान रखना है स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का। तो अभी हमारे पास एक्सप्रेशन बन चुका है। एक्सप्रेशन बनने के बाद सेम एज इट इज जैसे पहले वाला बना था वही बना है। तो 2.303 t log pi इनिशियल प्रेशर एट टाइम 0 2pi माइनस pt, अभी तो सेम ही है। अब सिंपल ये आ गया आपके पास, इनिशियल प्रेशर टाइम 0 पे 0.5, 100 pt 100 सेकेंड पे ये है, तो k 2.303 कितने सेकंड पे 100 log pi 0 पे कितना है 0.5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 0.512, ठीक है। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अब तो इजी हो जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। ये दो पहले आपने k इज इक्वल टू 2.303 t log, इसका भी आप एक्सप्रेशन बनाओगे वही बनेगा, pi 2pi माइनस pt, ये बन जाएगा। k इज इक्वल टू, फिर इसको इसके साथ कंपेयर करोगे 2.303 t log pi 2pi माइनस pt, ठीक है। एक बार 360 के लिए और एक बार 720 के लिए। एक बार pi की वैल्यू तो यही रहेगी, जब 360 का कर रहे हो तो pt ये है, और जब 720 कर रहे हो तो pt ये है, ठीक है। हो जाएंगे, कर लोगे आराम से। तो आराम से इन क्वेश्चन को करना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक। अब नेक्स्ट है हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। हाफ लाइफ का मतलब होता है व्हेन द रिएक्शन इज 50% कंप्लीट। हम ए नोट को लेके चल रहे हैं। ए नोट क्या है, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, स्टार्ट होनी थी टाइम 0 पे, ए नोट था हमारे पास, वो खत्म होते 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 ए हम उसको कंसिडर कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास 100 ग्राम कंसिडर करते हैं कि ए नोट है। जब जितने टाइम पे वो 50, मतलब मैंने इसको कंसिडर किया, ये मेरे पास 100 ग्राम है। अब मुझे उस टाइम को नोट करना है जब ये 50 ग्राम हो गया, आधा खत्म हो गया। और जब वो आधा खत्म हो जाता है, इसको बोलते हैं हाफ लाइफ, ये उसका सिंबल है, ठीक है। हाफ लाइफ व्हेन द कंसंट्रेशन इज हाफ, ठीक है, उस टाइम को हाफ लाइफ बोला जाता है। The half life of a reaction is a time in which concentration of the reactant is reduced to 1/2 of the initial concentration, ठीक है। सिंपल इतनी सी बात, when A naught is divided by 2, क्लियर, ध्यान रहेगा। तो अभी हम पीछे एक्सप्रेशन बना के आए थे, तो उस पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ पे यूज ना करके अगर सिंपल सी एक बात का ध्यान रखा जाए जो आपने पहले किया, k इज इक्वल टू A नॉट बाय A डिवाइडेड बाय t, ये एक्सप्रेशन हमने पढ़ा। अब मुझे इसको हाफ लाइफ में चेंज करना है। हाफ लाइफ के लिए t को सिंबल में लिखा जाता है t हाफ, इस हाफ का कोई यूज नहीं है, ये सिंबल है। और a किसके इक्वल होता है, a नॉट के, a नॉट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, ठीक है। हाफ लाइफ का मतलब है जो हमारा a है ना, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t, वो हमारे को उतनी देखनी है, वो टाइम को देखना है जब वो हाफ हो चुकी है। ए नॉट जो है इनिशियली 100 ग्राम था, तो वो 50, मतलब उसका आधा कब होगा वो निकालना है, ठीक है। तो अभी इसको इधर ले जाते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2, और साथ में हमारे पास नीचे के है, तो टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट 2k, ये बन जाएगा।
ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब यहां से ना एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर की बात करें, वो डायरेक्टली रिलेट होती है इनिशियल कंसंट्रेशन के, डायरेक्टली रिलेट होती है इनिशियल कंसंट्रेशन के। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा टी हाफ इज डायरेक्टली रिलेट टू इनिशियल कंसंट्रेशन। ऐसे ही हमने क्या किया, k इज इक्वल टू 2.303 टी हाफ लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t को a नॉट बाई 2 पर चला जाएगा, a नॉट से a नॉट कैंसिल। ठीक है, मैंने सिर्फ यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन में जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, a नॉट जो नीचे ये एक्सप्रेशन था 2.303 टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t को t हाफ लिख दिया, a को a नॉट बाई 2 कर दिया, तो ये कट गया, क्या बचेगा, k इज इक्वल टू 2.303 टी हाफ लॉग 2। ठीक है, टी हाफ को इधर ले जाएंगे, टी हाफ को इधर ले गए तो क्या बचेगा, टी हाफ जो कि सिंबल है, हाफ यूज नहीं करोगे, 2.303 के लॉग 2 की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई के। यहाँ पे कोई भी ए नॉट नहीं आ रहा, हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर की पड़ी तो क्या आया, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट 2k, वो डिपेंड कर रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ए नॉट के, जीरो ऑर्डर का ए नॉट के डायरेक्टली रिलेट था, फर्स्ट ऑर्डर में ए नॉट आ ही नहीं रहा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इट इज डिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ध्यान रखोगे। पहले क्वेश्चन आ गया, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के दे दिया आपको 5.5 इंटू 10 रेज टू पावर -14, सेकेंड ऑर्डर से ही आपको पता लग जाए, कई बार फर्स्ट ऑर्डर ना बोला हो ना, सेकेंड इनवर्स से भी याद रखना, वैसे भी ज़्यादातर क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर की आएंगे। कैलकुलेट द हाफ लाइफ, ये निकालना है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला 0.693 डिवाइडेड बाई के, 0.693 डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू 10 रेज टू पावर 14। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो आराम से हो जाएगा। शो दैट, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स द हाफ लाइफ। दो पार्ट में डिवाइड कर लेना, एक तरफ बात करेंगे हाफ लाइफ मतलब कि 50% के लिए, जो कि हमारे को डायरेक्ट पता है किसका, इसके किसके इक्वल होती है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693, हम प्रूव करके आ चुके हैं। अब हमने यहाँ पे करना है 99.9 के लिए, तो अब हम करेंगे 99.9 के लिए और उनके बीच में 10 टाइम्स का वो देखना है। तो जब ऐसे परसेंट वाले क्वेश्चन आ जाएं, हाफ लाइफ का तो हो गया, ए को ले लेना, लेट अस कंसीडर हमेशा ए को लेके चलोगे परसेंटेज वाले क्वेश्चन में, ए नॉट को सॉरी 100, और ए का होगा 99.9% कंप्लीट हो चुकी है, 100 में से 99.9% कंप्लीट हो चुकी है, तो ये बची है 0.1%। ठीक है, तो उसको कितना ले लोगे, 0.1, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, k इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाय ए, इतना कर लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 99.9 लिखना है, इसको इधर ले जाओ, t 99.9 2.303 k log 100 0.1, इतना कर लोगे। इतना करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू को यहाँ पे ले जाते हैं पहले, t 99.9% 2.303 के log 100, ये ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, हो जाएगा ये इस वैल्यू को ऊपर पुट कर दिया। अब क्या बनेगा, t 99.9 2.303 के log 1000। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना, log 1000 वहां पे निकालोगे, अब ध्यान रखना जितनी जैसे log 10 log 100 log 1000 फिर उसके बाद log
10,000 जो भी आपके पास आए, जितनी ये ज़ीरो उतनी वैल्यू, log 10 1, log 100 2, जितनी वैल्यू ज़ीरो आएंगी उतनी उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। वैसे मैं आपको एक अलग से वीडियो में लॉग सॉल्व करना सिखाऊंगी, लेकिन अभी यही ध्यान रखना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, T99.9 2.303 के जितनी ज़ीरो उतनी वैल्यू 3, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ पे, T99.9 2.303 के इंटू में 3 ये था, तो T99.9 6.909 डिवाइडेड बाई के, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी, एक इक्वेशन ये नहीं, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद आ गया 99.9 था, 100 लिया, कंप्लीट हो गया था 99, तो बचा कितना, 0। हमने यहाँ पे बचा हुआ लिखना होता है 0.1, यहाँ पे 100 से स्टार्ट हुआ, इतना बच गया जो बचा हुआ है, इसको ऊपर लेके 1000 हो गया, 1000 मतलब 3 0, मैंने 3 0 पुट कर दी। एक हाफ लाइफ का इक्वेशन मेरे को पहले से पता था, एक हमने बना लिया, तो अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इसको इक्वेशन 1 ले लो, जो ये पहले से पता थी उसको 2 ले लिया। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। पूरा कंपेयर करते हैं, 1 डिजिट से कर लेंगे। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, तो डिवाइड लिख लेते हैं, कंपेयर की जगह डिवाइड। T99.9 T हाफ मतलब 50%, 6.9 के 0.69, इतना ही ले लेते हैं, के से के कैंसिल, T99.9 T हाफ 6 9 10 0.69 इंटू में 100, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा, T99.9 10 के साथ हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 टाइम्स उसके आ चुकी है, 10 टाइम्स उसके आ चुकी है। तो इजी था, बस समझना है कि क्वेश्चन में करने को क्या बोल रहे हैं, ये पेपर में आ सकता है। कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड देयर रेट कांस्टेंट, मिनट्स में दे रखा है, तो जोन सी यूनिट हो उसमें रखो, आपने यूनिट चेंज नहीं करनी है। हाफ लाइफ 0.693 ये वाला दे दिया, तो रेट कांस्टेंट निकालने के की वैल्यू 0.693 हमने निकालना गया हाफ लाइफ, तो ठीक है, रेट कांस्टेंट ही हमें हाफ लाइफ ही निकालनी है, डिवाइडेड बाय 2। इसको आप सॉल्व कर लोगे, तो जैसे अब हम यहाँ पे मिनट इनवर्स का कर रहे हैं, तो जो आपका आंसर आएगा, जो भी यहाँ पे आता है उसके साथ यूनिट में मिनट रख देना, ठीक है। तो यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सेकंड में नहीं करना, जो है उसमें करो जब तक आपको बोला नहीं गया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है, हाँ अब ये क्वेश्चन करते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके ऑफ कार्बन 14 इज, हाफ लाइफ दे रखी है कितनी, 5730 ईयर्स, तो इसको इसी में रहने दो। एंड आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेन वुड हैड ओनली 80% ऑफ द, अब यहाँ पे ना आप कंफ्यूज हो जाते हो, मैंने अभी तो बोला कि 99.9 आया तो 100 में से 99.9 माइनस कर दो, बचा हुआ ले लो। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे बोल रहे हैं कि 20% बचा हुआ है, वुड हैड ओनली 80%, तो मतलब 20% खत्म हो चुका है, उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर दी। तो A0% के क्वेश्चन में तो 100 ही रहने वाला है, उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा कि 80% डीकम्पोज हो गया तो 20% बच गया, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वुड हैड ओनली 80%, कि अभी 80% है, तो A अभी 80 है। तो ये ना करना कि जब भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन आए ऊपर 100 रख दो, नीचे 100 में से 80 माइनस करके 20, तो वो गलत हो जाएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। और एस्टिमेट द एज, एज निकालनी है, तो यहाँ पे हाफ लाइफ हो गया, हमें टी निकालना है, ठीक है। टी हाफ लाइफ दे रखी है, हाफ लाइफ का यूज करेंगे 0.693 टी हाफ, यहाँ से के आ जाएगा, के इज इक्वल टू 0.693 5730, इसको एज इट इज अभी के निकाल लिया, के से हमें टी निकालना है, एक ही इक्वेशन है भाई, के इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग A0 बाय ए, ठीक है। के की वैल्यू अभी सॉल्व मत करना, इसको एज इट इज रखना ताकि बाद में कट सके, 2.303 टी लॉग टोटल कितना था 100, 80% बचा हुआ है, 20% डीकम्पोज हुआ है, ये बोल रहे हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लेना, टी आ जाएगा आपके पास, ठीक है, टी आ जाएगा, कर लोगे हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, तो ये क्वेश्चन अभी सिर्फ मैं आपको वैल्यूज़ यहाँ पे दे रही हूँ, आपने खुद सॉल्व करनी है, आपको नेक्स्ट क्लास में मैं लॉग सॉल्व करने भी सिखा दूंगी।
ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोशन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज स्ट्रोंशियम विद हाफ लाइफ, स्ट्रोंशियम है कोई, उसकी हाफ लाइफ दे दी कितनी 28.1, 28 साल से भी ज़्यादा लगते हैं इसको आधा ख़त्म होने के लिए, और कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोशन हुआ, इफ 1 माइक्रोग्राम ऑफ स्ट्रोंशियम वाज एब्जॉर्ब्ड इन द बोन्स ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी, एक न्यूली बॉर्न बेबी ने न्यूक्लियर एक्सप्लोशन के टाइम पे कैल्शियम को एब्जॉर्ब ना, कैल्शियम नहीं था उसकी बॉडी में, स्ट्रोंशियम था, तो कितना स्ट्रोंशियम था वो बता दिया 1 माइक्रोग्राम, तो जोन सा जिसमें दे रखा है उसको उसमें ही रखो, कैल्शियम की जगह उसकी बॉडी में ये एब्जॉर्ब हुआ, न्यूक्लियर एक्सप्लोशन हुआ था कहीं पे, हाउ मच इट विल रिमेन, हाउ मच मतलब कि ए 10 साल के बाद, 10 ही होगा, 10 साल के बाद ये कितना बचा, ठीक है, और 60 साल के बाद दूसरा क्वेश्चन ये कितना बचा, तो मतलब हमें ए निकालना है, तो इक्वेशन क्या कहती है, पहले तो टी हाफ से के निकालना पड़ेगा, के इज इक्वल टू 0.693 टी हाफ, ये के तो मेरे पास आराम से आ जाता है, के का यूज करके 2.303 टी लॉग इनिशियल और फाइनल, फाइनल नहीं कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, के की वैल्यू टी हाफ से निकल गई, 2.303 कॉमन है, टाइम्स 10 साल के बाद, इनिशियली कितना था 1 माइक्रोग्राम, तो मतलब मुझे क्या निकालना है लॉग ए नॉट, ठीक है, फिर एंटी लॉग करके, सॉरी लॉग ए नॉट नहीं लॉग ए, फिर एंटी लॉग करके ए, क्लियर है, ये करना है आपको, हो जाएगा, कर लोगे, ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है कि किस तरह से आपको पूरा 10 साल के बाद 60 साल के बाद कितना बचेगा, आधा कितना खत्म हो रहा है कितने टाइम में 28.1 ईयर्स में, ठीक। अब ये क्वेश्चन भी आ गया आपका इंपॉर्टेंट है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट के क्वेश्चन आ जाना, लाइन लगा दिया करो पहली, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99, यहाँ पे 99 के लिए इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90%, ठीक, कंप्लीशन मतलब 90% कंप्लीट हो चुकी है, बची कितनी है 10, तो यहाँ पे ए नॉट 100, कंप्लीशन की बात हो रही है, इतनी कंप्लीट होगी तो ए 100 माइनस 99 1, के इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग इनिशियल कितना था 100 माइनस डिवाइडेड बाय 1, के इज इक्वल टू, ये हम किसके लिए कर रहे हैं 99 के लिए, 2.303 टी 99.9 सॉरी 99 के लिए है लॉग 100, अब जितनी जीरो उतनी वैल्यू 2 है, तो 99 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, 2.303 के लॉग 102, इसको अभी एज इट इज रहने दो, आगे देखते हैं अगर मल्टीप्लाई, अभी मल्टीप्लाई मत करना, ए की ए नॉट की वैल्यू 100, ए की वैल्यू 100 माइनस 90 10, के 2.303 टी 90% लॉग 100 डिवाइडेड बाय 10, इसको इधर ले जाओ 90% 2.303 के लॉग 10, लॉग 10 जितनी वैल्यू जितनी जीरो उतनी वैल्यू 1, टी 90% 2.303 के 1 लॉग 10 1, ये एक इक्वेशन आ गई, डिवाइड कर दो, ये इक्वेशन 2 ले लो, ये इक्वेशन 1 ले लो, ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, टी 99 डिवाइडेड बाय टी 90 2.303 के इंटू 2, उधर से वैल्यू पुट करोगे 2.303 ऊपर के से के कैंसिल, 2.303 कैंसिल, क्या बचेगा टी 99 टी 90 इंटू में इज इक्वल टू 2, उधर चला जाएगा टी 99 2 इंटू में टी 90%, आ गया ट्वाइस, ठीक है, आ गया, आराम से 2 पार्ट में डिवाइड करो, क्वेश्चन कंप्लीट, दोनों को डिवाइड कर दो, क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डीकम्पोजिशन, 30% डीकम्पोज हो गया, बचा कितना 70%, ए इज इक्वल टू 100 ए नॉट इज इक्वल टू 100 30% डीकम्पोज, बचा कितना है 70, के इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग 100 70, ठीक है, के 2.303
40 मिनट्स में हो रहा है, log 10, यहाँ से k निकलेगा, k का यूज करके t हाफ निकाल देना, हो जाएगा, कर लोगे, बिल्कुल आराम से हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था हाफ लाइफ के लिए, टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2k, जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली रिलेट है, टी हाफ 0.693 डिवाइडेड बाय k, तो ये कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, तो ये भी पेपर में आ सकते हैं। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नोट, फॉर फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर नोट, ये पेपर में आ सकता है, डायरेक्टली रिलेट, इंडिपेंडेंट, ठीक। टी हाफ वाले आपको कितने ग्राफ बता दिए, 3 पहले हो गए और ये 2, 5 ग्राफ आपको आने चाहिए, ठीक है, इनका ध्यान रखना, क्लियर है, हो जाएगा। तो ये आपको जितने भी ग्राफिकल जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब कंप्लीट करा दिए, जितना था सब हो गया, ठीक है। कैसे आपने ऑर्डर निकालना है, कैसे मॉलिक्यूलैरिटी चेक करनी है, इंटरमीडिएट स्टेप से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप होता है वो पता लगता है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, इंटीग्रेटेड इक्वेशंस, उसके बाद आपने प्रेशर वाला क्वेश्चन कर लिया, प्रेशर होगा तो कैसे एक्सप्रेशन बनाने है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का ध्यान रखना है, एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है, कंप्लीट हो चुकी है आपकी, क्लियर है, हो जाएगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप बता दीजिएगा, फिर हम उसको सॉल्व करा दूंगी मैं आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू।